आज अगर हाल ये हो गया है बड़े शहर में, अगर आप हिंदी सही बोल लेते हैं या आप उर्दू सही बोल लेते हैं तो इसका मतलब है आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं हुई है, आप पता नहीं कौन से घराने के। क्या कहते हैं, बहुत सही। आप तब कूल हैं जब थोड़ी सी गलत बोलते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ वर्नाकुलर लैंग्वेज की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं बची है। एक तरफ तो हम बड़ा बोलते हैं आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। अरे तो कंट्री की लैंग्वेज है, तुम्हें उनसे प्यार ही नहीं है, तुम उसे बोलना अपने लिए इंसल्टिंग बात समझते हो। ज़रूरी ये है कि ठीक है, मैं एक बात है, मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो अंग्रेज़ी को अंडरमाइन करें। वी कैन नॉट सर्वाइव इन 21st सेंचुरी विदाउट इंग्लिश, but we should not learn English at the cost of our mother tongue, and we should not learn our mother tongue at the cost of English. We have to have our children bilingual. They have to be bilingual. जैसे कि एक पेड़ को जड़ों की भी ज़रूरत है और शाखों की भी। नहीं साहब, शाखें होंगी, जड़ों की क्या ज़रूरत है, जड़ें होंगी, शाखों की क्या ज़रूरत, दोनों बात गलत है। हमें दोनों चीज़ें चाहिए। तो जब अब क्या है ये साहित्य, क्या होता है पोइट्री, अरे हाँ पोइट्री, हाँ हाँ वो क्या होता है, वो शराब महबूबा मालूम है, इस तरह इतने फॉल्स और इतना सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग लोगों की पोइट्री के बारे में। तो ना वो पोइट्री जानते हैं, ना वो लैंग्वेज जानते हैं, ना उन्होंने अपना लिटरेचर पढ़ा है, ना उन्हें अपने फोक सॉन्ग्स मालूम है, ना उन्हें अपनी फोक ट्रेडिशंस मालूम है। ये अगर समाज है तो उसमें गाने कैसे बनेंगे? ऐसे ही बनेंगे जैसे है, ये हवा में थोड़ी बन रहे हैं। कोई कितने बच्चे होंगे जिन्होंने अपने माँ बाप को कोई कविता की किताब देखते देखा होगा, या उनके घर में कोई भी आदमी आया होगा जिसने कोई शायरी सुनाई होगी और घर वालों ने, बड़ों ने बैठ के सुनी होगी। ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है लोगों को। कोई आदमी अगर शायरी में इंटरेस्टेड है तो बड़े अम्यूज़ होते हैं, इनको बहुत शौक़ है पोइट्री का, तो ऐसा लगता है मुझे कुछ बीमार हैं, कुछ पागल हैं, थोड़े से सरके हुए हैं। ये बताते भी हैं। हमारे एक चाचा है ना साहब, उन्हें बड़ा शौक। अरे भाई तुम्हें क्यों नहीं है, फिर तुम्हारे चाचा को क्यों है? और वो भी मतलब कि हाउ स्ट्रेंज, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन माय अंकल इज। तो ये तो हमारा वैल्यू सिस्टम है। उसमें आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे गाने लिखे जाएं। आपने कभी अच्छी पोइट्री पढ़ी है खुद जो आप अच्छे गाने मांग रहे हैं? जिस दिन आप पोइट्री पढ़ लेंगी और आप सब पोइट्री पढ़ लेंगे, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी बुरा गाना लिखने की। आप एक्सेप्ट कर रहे हो? मुझे एक मतलब, मैंने तो देखिए मुझे कितने साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, 1970 से तो मैं रेगुलर राइटर हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में अच्छा लिखा बुरा लिखा मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक लाइन डायलॉग की या फिल्म के गाने की ऐसी नहीं लिखी है जिसे आप बाई एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन अश्लील या वल्गर कह सकें। मैंने पिक्चर नहीं छोड़ दी। जिस पिक्चर में ऐसी सिचुएशन थी मैं किसी और से लिखा लो भाई, मैं नहीं कर सकता। बहुत छोड़ी फिल्में और बड़ी बड़ी फिल्में। एक ज़माने में तो ये सब बहुत आ गया था, तो मैं तो उस ज़माने में लिखता कम था, छोड़ता ज़्यादा था। मुझे लोग पूछते साहब वो एक गाना था चोली के पीछे, कैसे आप लोग ऐसे गाने करते हैं? मैं देखिए, एक तो मैंने नहीं लिखा था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। ये गाना एक आदमी ने लिखा, 2 म्यूज़िक डायरेक्टर जिन्होंने कंपोज किया 3 हो गए, एक डायरेक्टर है जिसने ले लिया 4 हो गए, 2 एक्ट्रेसेस थी 6 हो गए, एक कोरियोग्राफर था 7 हो गए, एक कैमरामैन था 8 हो गए। ये 8 आदमी। आपको इन 8 आदमियों का प्रॉब्लम है कि इनका टेस्ट ऐसा क्यों है? इतनी करोड़ की अरब की आबादी में 8 आदमी अगर ऐसे तो रहना दो। प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब समाज में ये गाना गया तो सुपरहिट हुआ। ये सुपरहिट थोड़ी उन्होंने किया 8 लोगों ने। सुपरहिट तो उन्होंने किया जो आम घरों में रहते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, उन्होंने किया ना। इनको क्या हो गया? और इल्ज़ाम आप दे रहे हैं इन 8 आदमियों को। 8 आदमियों को तो हम कहीं भी निपटा देंगे, भूल जाएंगे। आप उन्हें वैलिड किए हुए हैं, उनका गाना आपने हिट करके उन्हें फिर अगली पिक्चर दिलवाई, आप जिम्मेदार हैं। ये जो आज भी गाने आ रहे हैं, इन्हें रिजेक्ट क्यों नहीं किया जाता जिनमें वल्गैरिटी होती है? इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता है? हम लोग जो हैं
अच्छा, रिलीजियस मामलों बड़े सेंसिटिव है, ज़रा सी कोई रिलीजियस बात पे अरे साहब हमारी पिक्चर में हमारे धर्म का ऐसा दिखा दिया, और हमारे कल्चर हमारी संस्कृति इसको बिगाड़ दे तो कोई शिकायत नहीं आपको। मैं तो आज तक नहीं देखा कि कोई प्रोटेस्ट हो गया हो, किसी थिएटर के सामने लोग खड़े होके नारे लगा रहे हो कि इसमें वल्गर डायलॉग है और इसे बंद कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होता? उसी में कोई रिलीजियस बात कर दोगे ना, सब आ जाएंगे। तो आपको अपना रिलीजियस प्रोटेक्शन कर रहा है तो लोग नहीं दिखाते ऐसी रिलीजियस बातें। आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कल्चर से तो लोग बिगाड़ रहे हैं उसे। लैंग्वेज श्रिंक कर रही है, लैंग्वेज के नुआंसेस जो है कम। अब देखिए, एक चीज़ होती है कहावत। मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान जो 30 बरस की उम्र तक का है या 35 बरस का, उसकी वोकेबलरी में कोई कहावत हो नहीं सकती। कहावतें सब छोड़ दी गई, कोई नहीं इस्तेमाल करता। कोई आपको 20 साल की लड़की नहीं मिलेगी जो कहे अरे भाई क्या नाचना आया आंगन टेढ़ा, बोल ही नहीं सकती। कोई 25 साल का लड़का ये नहीं कहेगा ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ऐसा बोलेगा ही नहीं। ये उनकी लैंग्वेज में से ये सब चीज़ें चली गई, तो लैंग्वेज पतली होती चली जा रही है। तो वो भी डायलॉग में भी दिखाई देती है, वोकेबलरी नहीं है, वर्ड्स के माने ही नहीं मालूम। और ज़बान का जो रचाव होता है, जब आप बोलते हैं तो धीरे धीरे, जैसे वो होते हैं ना पत्थर नदी के किनारे, जो उस पर पानी चलता जाता है तो पत्थर चिकने और गोल हो जाते हैं। उसी तरह शब्द जब इस्तेमाल करते रहेंगे आप, तब वो चिकने और गोल होंगे। तो अब आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो खुरदुरे पड़े हुए बेचारे। फिल्मों में आपको एक सिचुएशन दी जाती है कि इस सिचुएशन पे गाना लिखिए, एक ट्यून दी जाती है कि ये इस सिचुएशन के लिए इस ट्यून पे गाना लिखिए। लेकिन इसके मतलब नहीं कि आप अच्छा काम नहीं कर सकते। शैलेंद्र ने, साहिर ने, मजरूह ने, इन लोगों ने जो गाने लिखे हैं ज़्यादातर ट्यून पे और सिचुएशन के लिए लिखे हैं। लेकिन यहीं तो एक तुकबंद का और एक अच्छे पोएट का डिफरेंस आपको मालूम होता है। अब आप कहेंगे कि एक्टिंग तो कोई कला ही नहीं है, इसलिए कि एक्टर को तो डायलॉग कोई लिख के दे देता है और फिर कहता है यहाँ खड़े होगे, चल के यहाँ तक आओगे, यहाँ तक बोलोगे, तो बिल्कुल बंध गया है। तो फिर एक्टिंग में उसने क्या किया? ऐसा नहीं। वो टैलेंट एक एक्टिंग एक चीज़ है ना। तो दरअसल जो सॉन्ग राइटर या डायलॉग राइटर वो एक तरह का डोरमेंट एक्टर ही है कि उसने एक स्ट्रीट अर्चिन का गाना लिखना है, उसे एक माँ की लोरी लिखनी है, एक मंदिर में भजन लिखना है, एक होटल में कैबरे लिखना है, एक यंगस्टर्स का रोमांस लिखना है, एक किसानों का गीत लिखना है। तो उसके पास इतने शब्दावली ऐसी होनी चाहिए कि वो यहाँ कैसे शब्द इस्तेमाल हो। इस तरह का आदमी जिसका ये इंटेलेक्चुअल या सोशल लेवल है, वो कौन सी भाषा में अब ये बात कहेगा अपनी, और उसे महसूस करके उसमें डूब के, जैसे एक्टर डूबता है कैरेक्टर में, उसमें डूब के उस गीत को लिखे। अच्छा, आप ट्यून देते हैं तो कोई बात नहीं। आप अपनी कविता भी जब लिखते हैं तो जब आपने पहली लाइन लिख ली तो मीटर तो तय हो गया ना, उसके बाद तो आपको उसी मीटर के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो ये डिसिप्लिन तो पोइट्री का हर हाल में रहेगा। ये बंधन ही तो वो पोइट्री को प्रोज से अलग करता है। आप में इतनी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए कि जो रेगुलर मीटर नहीं है, एक अजीब तरह का मीटर है, कहीं लंबी लाइन है, कहीं छोटी लाइन है, कहीं मंझली लाइन है, वो उस पर सब पे ऐसे फ्लुएंटली लिख सके। और लोग लिख लेते थे। ये बहुत अच्छे अच्छे गीत जो है, बहुत खूबसूरत गीत, पुराने भी 40s के 50s के ट्यून पे लिखे हुए गीत हैं। तो ये ज़रूर है कि उसमें बंदिश है, लेकिन वही बात है कि उसी बंदिश में साहिर ने लिखा ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। इसी बंदिश में एक तुकबंद लिखता, सुन जा बालमा आजा आजा साजना, ये लिख देता। यहीं तो फ़र्क मालूम होता है। ये ट्यून पे, जो मैंने आपको वो गाना सुनाया था, दो सखियाँ बचपन की, ट्यून पे लिखा हुआ गाना। ये मीटर ही नहीं, रेगुलर पोइट्री का मीटर ही नहीं है, मगर ट्यून पे उसने क्या लिखा ये देखिए। तो जॉनर जो है वो तय नहीं करता कि आपने अच्छा लिखा कि बुरा लिखा। आप बहुत बुरी कविता लिख सकती हैं, आप इंतहाई घटिया गज़ल लिख सकती हैं, और आप एक बहुत अच्छा गीत लिख सकती हैं। तो ये तो आप पर है कि आपने काम कितनी कॉम्पिटेंस से किया। हमारी तमाम भाषाओं में सिवाय शायद बंगाल के, नावल कम लिखा गया है बहुत, और शॉर्ट स्टोरी ज़्यादा लिखी गई, जिन्हें हम कहते कहानी, अफसाना, वो बहुत लिखा गया है। नावल बहुत कम लिखा गया।
उसकी वजह है कि नावल लिखने के लिए और बड़ा नावल लिखने के लिए आपको 2-2.5 साल चाहिए होते हैं सीरियसली काम करने के लिए। वो हमारे यहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो भाई 6 दिन ऑफिस में काम किया, 7वें दिन छुट्टी थी, उस दिन एक शॉर्ट स्टोरी लिख ली, वो कर लेते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो हमारे राइटर भी हुए हैं ज़्यादातर, वो ऐसा नहीं है कि फुल टाइम राइटर ही थे। वो वकील भी थे, वो डॉक्टर भी थे, वो किसी ऑफिस में भी काम करते थे, इनकम टैक्स में भी थे, बैंक में काम करते थे, और उसके साथ ही काम। तो ये कि हम कोई और काम करें उसके साथ हम नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कर सकते हैं। और जहाँ तक अगर आप कविता लिखना चाहती हैं तो कविता में एक अच्छी बात यह है कि उसमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, सोचना बहुत पड़ता है, महसूस बहुत करना पड़ता है। लेकिन कितने पेज में लिखेंगी आप पोएम? तो 2 पेज होगी, 3 पेज होगी, 4 पेज होगी, 5 पेज होगी, तो आप लिख सकते हैं। तो आप एक प्रोफेशनल फुल टाइम राइटर बनना चाहें वो एक अलग बात, लेकिन अगर आप न भी बनना चाहें या ना बन सकें किसी भी वजह से, तब भी आप राइटर तो बन सकते हैं। देखिए, हम लिखते ही इसलिए हैं कि लोगों तक बात पहुँचे। तो मुझे तो मेरे फादर ने, जो कि खुद बहुत अच्छे पोएट थे, एक बात कही थी जो मैं कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा था कि देखो, मुश्किल ज़बान में लिखना बहुत आसान है, लेकिन आसान ज़बान में लिखना बहुत मुश्किल है। आसान ज़बान ट्रांसपेरेंट होती है, उसमें आइडिया क्या है साफ दिखाई देता है। बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर देते हैं लोग, तो आइडिया में दम भी ना हो तो बेचारा जो सुनने वाला है, पढ़ने वाला डर जाता है कि ज़रूर इसमें कोई बात होगी, इतने बड़े बड़े शब्द हैं, और उनके पीछे खुद ही कुछ मीनिंग ढूंढ लेता है जो कि पोइट को पता ही नहीं थे। लेकिन अगर आपकी ज़बान ट्रांसपेरेंट हो तो साफ दिखाई देता है कि आपका आइडिया सही है क्या गलत है। तो आपको जब अपने आइडिया पे, अपनी थॉट पे, अपने विचार पे विश्वास है, तभी आप सादा ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे कि सादा ज़बान में आप तभी ही लिख सकते हैं अगर आप अपनी थॉट के बारे में बहुत क्लियर भी हैं, वरना आपके वर्ड भी वेग हो जाएंगे अगर आप वेग हैं। तो ये तो ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद ये कहने के बावजूद भी फिर मैं कहूँगा, कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि जो टॉपिक है वो रोज़मर्रा का नहीं है, तो उसमें फिर कुछ ऐसे शब्द भी आ जाएंगे जो रोज़मर्रा के नहीं। तो आधे रास्ते लेखक जाए तो थोड़े आधे रास्ते आप भी आइए ना, कि भाई जितनी मेरी वोकेबलरी उसी में लिख के बताओ। ये कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए, थोड़े वर्ड अपने आप भी सीख लीजिए, क्या हर्ज है, है ना। मुझे एक मरतबा किसी ने कहा था, बाद में तो उनको मालूम हो गया कि इसको राय देने से फ़ायदा नहीं, सुनता तो है नहीं। तो शुरू में किसी ने मुझसे कहा, प्रोड्यूसर साहब ने, कि मैं चाहता हूँ कि गाने आप ऐसी भाषा में लिखें जैसे मैं बोलता हूँ एक आम ज़बान, तो उसमें आप गाना लिखें। तो मैंने कहा आपके पास जितने शब्द हों उसमें सिर्फ टेलीग्राम दिया जा सकता है, गाना नहीं लिखा जा। तो ये भी तो ज़रूरी ना भाई। अब आपकी भाषा जो है कम होती चली जाए तो मैं आपके खुशी के लिए अपनी भी भाषा कम करता चला, ये कैसे चलेगा। होना चाहिए कि आप मुझे आगे बढ़ाएं और मैं आपको आगे बढ़ाऊँ, बजाय इसके कि दोनों पीछे हटें एक साथ। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, दुनिया में डांस के स्कूल हैं, आर्ट स्कूल हैं, म्यूज़िक के स्कूल हैं, पोइट्री के स्कूल हैं। ऐसा नहीं है कि पोइट्री के स्कूल में दाखिला ले लिया, 4 साल का कोर्स किया, बाहर निकला है, ऐसा नहीं। वो पोइट्री सीखने का एक ही ढंग है कि आप अच्छी पोइट्री पढ़िए, सीनियर पोइट्स की, क्लासिकल पोइट्स की, मॉडर्न पोइट्स की, प्रोग्रेसिव राइटर्स की, पोस्ट मॉडर्न पोइट्स की, जितनी भी पढ़ सकते हो पढ़िए, और ज़बानी याद कीजिए। आपको कबीर से लेकर साहिर तक, दोहे हो, छंद हो, नज़में हो, गज़ल हो, ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। जब आपको ज़बानी याद होती है पोइट्री, तब आपको उसके रिदम का सेंस आता है। जब तक आप कागज़ पे पढ़ रहे हैं तब तक नहीं पता चलता। जब आप उसे याद करते हैं और बिना कागज़ को देखे पढ़ते हैं उसे, तब उसके अंदर म्यूज़िक क्या चल रही है पोइट्री के अंदर, वो समझ में तब आता है। फिर आप अच्छे लोगों को पढ़ते हैं तो आपकी शब्दावली बढ़ती है। फिर आपको क्या होता है कि आपको ये समझ में आता है कि ये बड़े पोइट्स ने शब्द कैसे इस्तेमाल किए। वही शब्द हैं डिक्शनरी में, वो नए थोड़ी कहीं से लेके आते हैं। जो डिक्शनरी खरीद लिए सारे वर्ड्स आपके पास आ गए। लेकिन हम में और बड़े राइटर में क्या फ़र्क है, उसे मालूम है कि कौन सा शब्द निकालना है। ये समझ कैसे आती है आप में, उन लोग को पढ़ पढ़ के समझ के।
तो पहले तैयारी कीजिए, फिर लिखने का सोचिए। हम लोग लिखने की बड़ी जल्दी करते हैं। हर काम में एक तैयारी होती है, ट्रेनिंग होती है, वो ज़रूरी है। जावेद साहब, जी 50 साल पहले अगर इंडियन सोसाइटी ने साहिर, शैलेंद्र, हसरत जैसे लोगों को दिया, आज वो हनी सिंह और बादशाह जैसे लोगों को पैदा कर रही है। तो इस ट्रांजिशन के पीछे वो कौन सी फोर्सेस आप देखते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं? क्योंकि आज की सिचुएशन जो आप बता रहे हैं, हम सब उससे एक तरह से सहमत हैं, पर व्हाट हैज गॉन रॉन्ग कि वही सोसाइटी जिसने इन सारे लोगों को इतनी मकबूलियत दी, आज वैसा कोई लिख भी रहा है तो शायद कोई सुनने वाला भी नहीं है। नहीं, दोनों ही बातें। देखिए क्या है कि अब सिनेमा भी बदल गया है। सिनेमा में अब आप कितनी बार देखते हैं कि ऐसी फिल्में आप कहाँ देखते हैं जिसमें कोई सोशल इशू। आज पिक्चर का जो हीरो होता है या हीरोइन होती है वो अमीर होते हैं, गरीब नहीं होते, वर्किंग क्लास नहीं होती। जो 50s थी, 40s थी, 60s थी, 70s में जो हीरो हीरोइन होते थे वो वर्किंग क्लास के होते थे। अगर उनमें से एक अमीर होता था तो कम से कम दूसरा तो ज़रूर वर्किंग क्लास का होता। तांगे वाला पिक्चर बनी है, रिक्शे वाला पिक्चर बनी है, टैक्सी ड्राइवर पिक्चर बनी है, डॉक्टर विद्या पिक्चर बनी है, वकील साहब पिक्चर बनी है। जो बेरोज़गार नौजवान, प्रोफेशनल, इनके बारे में फिल्म होती थी। हमारे जो प्रॉब्लम, चाहे किसानों के प्रॉब्लम हो, अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम हो, कम्युनलिज्म का प्रॉब्लम हो, सोशल इनजस्टिस का प्रॉब्लम हो, मिल वर्कर का प्रॉब्लम हो, इस पे फिल्में बनती थी। पैगाम वो थी जिसमें 1 महीने का बोनस दे के 3 महीने के बोनस पे सिग्नेचर कराता है और दिलीप कुमार खड़ा हो जाता है कि ये तो गलत है। ये देखते हैं आप कहीं? उसकी वजह क्या है कि अभी जो मिडिल क्लास है उसके पास पैसा आ गया, वो जाके मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखती है। उसे सब गरीबों के प्रॉब्लम नहीं देखने हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है। कभी कभी जब फिल्में बनती हैं तो भी कौन देखना चाहता है उन्हें। इतनी अच्छी पिक्चर बनी थी मसान, कितने लोगों ने देखी? आपने देखी? एक आदमी ने। नॉट बैड। यहाँ तो बड़े भले लोग बैठे हुए हैं। वही तो मैं कहूँ, ये मेरी बात क्यों सुन रहे हैं? ये तो भले लोग हैं। तो ये चक्कर है। अब देखिए, आपकी एवरेज जो फिल्म देखते हैं उसमें बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं हीरो हीरोइन और कोई काम नहीं करता, कोई काम करता ही नहीं है। तो हो ये गया है कि जो पिक्चर का कंटेंट है वो चेंज हो और वो पैट्रनाइज हो रहा है। वो ये जो फिल्म वाले हैं, अब जो जिसने बनाई थी पिक्चर कि मिल मजदूरों को गलत बोनस दिया जाता है कम, और किसने बनाई थी? नागी रेड्डी ने बनाई थी। नागी रेड्डी कौन थे? बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये मजदूरों के प्रॉब्लम पे इसलिए पिक्चर बना रहा है कि उसे मालूम है कि ये बनाऊंगा तो पिक्चर चलेगी, मुझे पैसे मिलेंगे। तो मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपने खिलाफ फिल्म बनाने को तैयार है अगर लोग देखने को तैयार है। तो फैक्ट ये है कि आज की जो मिडिल क्लास है वो बड़ी इनवर्ड लुकिंग हो गई है। वो सोशल इशूज़ में आप उस तरह देखिए, टीवी देखिए, टीवी वालों को भी पता है क्या चीज़ इंटरेस्टिंग है। कितने प्रोग्राम आपने देखे हैं ऐसे एरिया के जहाँ पर मेल न्यूट्रिशन है बच्चों में? कभी टीवी पे देखा आपने? ये सीरियस प्रॉब्लम है। ये जो विमेन हेल्थ का प्रॉब्लम है, 1 हफ्ते में इस मुल्क में जितनी औरतें माइनर प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स की वजह से मरती हैं, यूरोप में 1 साल में नहीं मरती। कभी देखा कोई प्रोग्राम आपने? इस मुल्क में हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी पेशेंट्स यहाँ हैं। कभी देखा टीवी पे कहीं आप? सिर्फ वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो मिडिल क्लास देखने में इंटरेस्टेड है। गांव तब जाएंगे जब या तो वहाँ बहुत बड़ा कोई मैसेकर हो गया हो या गैंग रेप हुआ हो। ये मैसेकर और गैंग रेप इंटरेस्टिंग है, मगर उनका जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसके ऊपर टीवी पे नहीं दिखता। यही फिल्म की सेल्फिशनेस है। वो वही दिखाएंगे जो मिडिल क्लास को मज़ा आ रहा है। ये खेल क्या है? मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है, मुखालिफ प्रतिद्वंदी, मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतज़ार में है। मगर मैं कब से सफ़ेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफ़ेद मोहरों को देखता हूँ।
मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या हैं। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है, हारना क्या है। बहुत न ये ज़रूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की, न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है। मैं सोचता हूँ जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लो, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो, वज़ीर सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज, रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूँ तो सोचता हूँ ये खेल कब है। ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज़। कोई ये कहता है जैसे मुझसे ये जंग भी है ये खेल भी है, ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रह के जाए मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। बहुत वजीर ही को है बस इजाज़त कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। मैं सोचता हूँ अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है। अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूँ। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतज़ार में है।